स्वागत है आप सबका मनी एंड कैपिटल मार्केट के सेशन के अंदर। मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग हैं स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, होता क्या है कुछ पता ही नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, और उनकी क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लोगों की रुचि होती है इस टॉपिक के अंदर, पर पता नहीं होता कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। पहले तो ये सेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, पर इसके साथ साथ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो हर क्यूरियस माइंड सोचता है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा इस सेशन में। तो आपको बहुत ज़्यादा एक एंटरटेनिंग, इंटरेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल सेशन लगने वाला है हमारा ये सेशन, हमारी आज की क्लास। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनी एंड कैपिटल मार्केट ये एक ऐसा टॉपिक है, बेसिक क्वेश्चन भी बन सकता है, एडवांस क्वेश्चन भी बन सकता है, इससे एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम। तो हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कवर करेंगे, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है मैं उसे आंसर भी करता रहूँगा। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। पहली खबर, पहली चीज़, पहला पॉइंट, मतलब मनी एंड कैपिटल मार्केट क्या है। मार्केट क्या होती है? मार्केट एक बाजार है। मार्केट एक बिचौलिए की तरह एक बाजार है, जहाँ पे एक तरफ सब्जी मंडी जाते हो, क्या होता है वहाँ पे, एक तरफ जो लोग सब्जी बेचते हैं, जिनके पास सरप्लस, अधिक मात्रा में सब्जी है, वो सम्मिलित हुए होते हैं, और एक तरफ जो डेफिसिट, घाटे में है, जिनको चाहिए सब्जियां, ऑब्वियसली वो लेने जाते हैं। मार्केट चाहे कोई भी मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, कैपिटल मार्केट हो, डेट मार्केट हो, कुछ भी हो, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है। हर बाजार इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है, कुछ अलग नहीं है, वही सारा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सरप्लस। सरप्लस का मतलब है जो अधिक मात्रा के अंदर, जो एक्सेस क्वांटिटी के अंदर, अधिक मात्रा के अंदर आपको देखने मिलता है, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड सरप्लस। हमारे बैंकिंग भी तो यही कुछ करते हैं। बैंक क्या करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है, मनी है जिनके पास, उनका पैसा बैंक डिपॉजिट करता है, और जिनको लोन की जरूरत है उनको लोन में वो पैसा दे दिया जाता है ज़्यादा ब्याज दर पे, एक हायर लेवल ऑफ इंटरेस्ट पे, ज़्यादा ब्याज दर के ऊपर। तो बस मेरी मुद्दे की बात इतनी सी है, मेरा पॉइंट, मेन पॉइंट इतना सा है कि जब भी हम देखते हैं, कोई मार्केट देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, कोई फाइनेंशियल मार्केट हो गया, तो हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में कोई चीज़ खरीदी जाती है, बेची जाती है। खरीदा उन लोगों के द्वारा जाता है जिनके पास कमी है, बेची उन लोगों के द्वारा जाती है जिनके पास एक्सेस क्वांटिटी में है। तो यही कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मार्केट में भी यूज होता है। फाइनेंशियल मार्केट में क्या बिकेगा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है वित्तीय साधन, इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें आपके लिए आपको चेक देखने मिलते हैं, आपको शेयर्स देखने मिलते हैं। शेयर क्या होता है? कागज का टुकड़ा होता है किसी कंपनी का, जो उस कंपनी के अंदर आपको मालिकाना हक देता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का अगर मेरे पास 1% शेयर आ जाएगा, तो मैं रिलायंस का 1% का मालिक बन जाऊंगा। क्लियर है बात? मैं रिलायंस का 1% का मालिक बन जाऊंगा, 1% ओनर बन जाऊंगा, 1% का मालिक बन जाऊंगा। अब इसी तरीके से आप समझिए कि किसी भी ऐसे टॉपिक के अंदर जब हम पढ़ते हैं, किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर हम जो पढ़ते हैं, हम ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। फाइनेंशियल मार्केट का यही कॉन्सेप्ट है कि एक तरफ एक सेलर है, एक तरफ एक बायर है, बेचने वाला है और खरीदने वाला है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सौदा हो रहा है, किसी स्पेसिफिक अमाउंट का, किसी अमाउंट के एसेट को बेचा जा रहा है, चाहे शेयर हो गया, चाहे बॉन्ड हो गया। अब शेयर और बॉन्ड में क्या फ़र्क है? शेयर का मतलब एक कागज़ का टुकड़ा, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक ही हो गए हैं, डिजिटल हो गए हैं, जो किसी कंपनी का कुछ परसेंटेज मालिकाना हक आपको देती है। मालिकाना हक मतलब आपको उस कंपनी के प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, उसे हम शेयर कहते हैं। दूसरी तरफ बॉन्ड, देखो यार, बड़ी बड़ी कंपनियों को ना पैसा उधार में चाहिए होता है। कंपनी जब एक कागज पट के टुकड़े पर लिख के देती है कि फॉर एग्जांपल एक एबीसी कंपनी 100% से पैसा उधार ले रही है, तो वो बॉन्ड के तहत लिखा जाता है। वो किसके तहत लिखा जाता है? बॉन्ड के तहत लिखा जाता है। ऋण पत्र, बॉन्ड के अंदर आपको ये चीज़ लिखी हुई दिखती है, आपको ये चीज़ दिखती है। तो आपको बस ये बात याद रखना है, बॉन्ड एक ऋण पत्र है। अच्छा, एक और शब्द आपको नॉर्मली देखने मिलेगा, डिवेंचर। डिवेंचर भी ऋण पत्र ही होता है, कागज का टुकड़ा होता है, राइट, जिसके तहत एक कंपनी पैसा उधार ले रही है और लिख के दे रही है कि मैं इस पर्सन को इतने पैसे का उधार इतने ब्याज पे कितने दिन बाद वापस कर दूंगा या कर दूंगी। सो शेयर्स और बॉन्ड क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। शेयर और बॉन्ड क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वित्तीय साधन, हम खरीदते बेचते हैं, बाय या सेल करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का हमें मतलब ये समझना है कि शेयर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट हो गया, बॉन्ड एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट हो गया, जिनसे आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर रहे हो। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट एक फाइनेंशियल सिस्टम के तहत काम करता है। फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत मार्केट है। मार्केट में जैसे सब्जी मंडी में भी सब्जी बेचने वाले होते हैं, बायर और सेलर होंगे। देखो, दिक्कत होती है बायर्स को, सेलर्स को सारी जानकारी है, सेलर को पता है कि उसकी कंपनी, इस कंपनी का वो शेयर बेच रहे हैं, वो कंपनी कैसी है, उन्हें सारी अंदरूनी जानकारी है। बायर्स को तो नहीं पता, खरीदारों को तो नहीं पता। तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कोई रेगुलेटर भी होना चाहिए, मतलब कोई पुलिस जैसी संस्था जो ख्याल रख सके, किसी गलत चीज़ को होने से रोक सके, रूल्स रेगुलेशंस बना सके। यहाँ पे है जिसका नाम है सेबी और आरबीआई। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रोकते हैं किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार, स्कैम, कोई भी गलत गतिविधि होती है जिससे कस्टमर्स को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान हो। आपको इतनी सी बात समझनी है, ये सब फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर हो रहा है। और इस मार्केट के अंदर जो चीज़ें खरीदा बेची जाती हैं उन्हें कहा जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये तीनों आपको क्लियर हो चुके होंगे। कोई सवाल रह गया किसी को तो पूछ लो मुझसे, बिल्कुल शर्माने की कोई बात नहीं है, सवाल है तो पूछ लो। मैं अदरवाइज रुक रुक के नहीं पूछूंगा बीच बीच में, आपको मुझे खुद ही बताना पड़ेगा ना। क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में नो लिखिए, वो अच्छा एटिकेट लगता है। अगर पढ़ रहे हैं, मेरे सामने बैठे होते आप लोग लाइव, हम एक
किसी ऑफलाइन क्लास में होते, आप मेरे को जवाब दे पाते कि नहीं सर सब क्लियर है। अब यहाँ तो मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पा रहा, तो मैं चाहता हूँ एक बार कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ऑलराइट, ताकि हम ऑफलाइन जैसा ही एक्सपीरियंस दे सकें आपको। ऑफलाइन ऑनलाइन का ना कोई फर्क होता नहीं है, बस टीचर का और बच्चे का लेवल ऑफ अटेंशन होता है। अब तुम सामने मेरे बैठे हो, मेरे सामने बैठ के तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम फोन नहीं खोल सकते अपना। ऑफलाइन क्लास होती, मैं फोन नहीं खोलने देता लोगों को लाइव क्लास के बीच में। क्लास लेने आया तो क्लास लो और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे तुम और भी काफी कुछ कर सकते हो, राइट। श्रुतिका कह रही है एक बार शॉर्ट में समझा दीजिए। क्या शॉर्ट में समझाऊं? आप लेट ज्वाइन किए हो क्या नहीं समझ आया बताओ, क्या नहीं समझ आया? हैव यू ज्वाइन लेट? अगर लेट ज्वाइन किया है तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो ना, फिर से आप फिर से देख लेना। मुझे रिपीट करने के लिए क्यों कह रहे हो? दिस डजंट लुक नाइस, इट इज नॉट गुड एटीट्यूड। प्लीज आप एक बार रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। अभी कोई सवाल है जो समझ नहीं आया तो वो पूछो। एंड गाइस, आपके पास डेली का शेड्यूल आता है, आप डेली टाइम देख सकते हो। कई बार क्लास का टाइम चेंज हो जाता है, तो अपना शेड्यूल चेक करते रहा करो। एग्जाम आपका 1 महीने बाद है, अगर अभी आप सीरियस नहीं हुए अपने एग्जाम के लिए तो ऑब्वियसली पेपर फिर आपका क्लियर नहीं होगा। सो वंस एंड फॉर ऑल, रिक्वेस्टिंग यू, इनफैक्ट बेगिंग यू, मैं भीख मांग रहा हूँ आपसे कि पढ़ना शुरू कर लो, पढ़ लो अच्छे से। 1 महीना बचा है, स्कोप है थोड़ा बहुत एग्जाम क्लियर कर पाओगे, प्रीलिम्स शायद क्लियर कर लोगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर। मार्क माय वर्ड्स विद दिस एटीट्यूड कि आप चीज़ों को रिसेप्टिव होकर नहीं सुन पा रहे हैं, क्लियर कट एटीट्यूड आपका किसी टॉपिक को समझने का नहीं है, देन यू विल नॉट क्लियर। आई एम सॉरी। और ये सच्चाई है, कड़वा सच है पर सच है, ऑलराइट। सो प्लीज मैं भीख मांग रहा हूँ आपसे, पढ़ लो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। चलें आगे प्लीज। तो मार्केट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, मार्केट में क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इस पर डिस्कस करना है हमें। देखो, किसी भी देश की फाइनेंशियल मार्केट 2 हिस्सों में बटी होती है। एक तरफ मनी मार्केट, दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का मतलब है शॉर्ट टर्म मार्केट, ये शॉर्ट टर्म नेचर की है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल और लेस या उससे कम। कैपिटल मार्केट ये आपकी लॉन्ग टर्म मार्केट है, 1 ईयर और मोर। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है यहाँ पे 1 साल या उससे ज्यादा समय का होता है। कैपिटल मार्केट में आपको 2 टाइप के और सब मार्केट देखने मिलती हैं। एक तरफ है आपका प्राइमरी मार्केट, दूसरी तरफ आपका, एक तरफ प्राइमरी मार्केट, दूसरी तरफ आपका सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, अच्छा एक और चीज है, कैपिटल मार्केट के अंदर शेयर, एक जो इक्विटी शेयर होते हैं और डेट इंस्ट्रूमेंट, उधारी, ऋण पत्र, ये दोनों ही बिकते हैं। और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो 1 बाय 1 समझते हैं। मनी मार्केट 1 साल या उससे कम के मैच्योरिटी वाले शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट में मिलते हैं। कैपिटल मार्केट में 1 साल या उससे ज्यादा के लिए मिलता है। आप ये समझ लो, हम मिलकर आज एक बिजनेस खोल रहे हैं, आप और मैं एक बिजनेस खोल रहे हैं, वसु लिमिटेड उसका नाम है, मेरे नाम पर है। मेरे को ना अपने इस फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिक कार बनानी है, हर कार की कीमत 10 लाख है, और मुझे पूरी फैक्ट्री खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए अच्छे से बिजनेस चलाने के लिए, जिसमें से 50 करोड़, 60 करोड़ बल्कि 60 करोड़ मेरे को मशीन में इन्वेस्ट करना है, और 40 करोड़ मेरा डे टू डे का खर्चा होगा, रोजमर्रा का खर्चा होगा। डे टू डे रोजमर्रा का खर्चा होगा। अब आप ये समझिए, ये जो 60 करोड़ मुझे मशीन खरीदने के लिए चाहिए, मेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो मेरे पास जो कंपनी है वसु लिमिटेड, इस कंपनी में मैं तुम्हें भी भागीदार बना दूं, और तुम्हें भागीदार बनने के लिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी का शेयर बेचूं कि आधा हिस्सा ले ले मेरी कंपनी में। मेरी कंपनी का हिस्सा अगर खरीदना है, एक शेयर तुझे 100 रुपये का पड़ेगा, और ऐसे 1 लाख शेयर खरीद ले, या जितने भी जो भी है उतने शेयर खरीद लो। भविष्य में जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें उतने ही परसेंट का हिस्सा मिलेगा जितना तुम्हारे पास मेरी कंपनी का शेयर है। लेट्स से 30% मेरी कंपनी का शेयर खरीदोगे तो प्रॉफिट का 30% हिस्सा आपका होगा फ्यूचर में, भविष्य के जितने प्रॉफिट होंगे। या तो मेरे पास ये ऑप्शन है आपको शेयर देकर, और दिक्कत ये आप मालिक बन जाओगे। आप मालिक बन गए तो आपको, आपके पास कंपनी का उतना प्रतिशत मालिकाना हक रहेगा और फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा रहेगा, फ्यूचर प्रॉफिट्स में हिस्सा रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। इससे अच्छा है आप डेट मतलब ऋण, ऋण मतलब उधार ले लो। बैंक है, इतने सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, बैंक है, एनबीएफसी है, इनका काम क्या है? लोन देना। लोन ले लो ना, क्या दिक्कत है? लोन ले लो, या अपनी कंपनी के नाम पर डिवेंचर इशू कर सकते हो, बॉन्ड इशू कर सकते हो। बॉन्ड एक कागज का टुकड़ा होता है, ऋण पत्र है, उस पर लिख के दे दिया कि मेरी कंपनी ने इस पर्सन से इतने रुपए उधार लिए हैं जो इस तारीख को इतने इंटरेस्ट पे वापस चुका दिए जाएंगे। डिवेंचर भी ऐसी चीज होती है, बस ये कंपनीज लेकर आती है डिवेंचर। बॉन्ड कोई भी निकाल सकता है, कोई म्युनिसिपैलिटी भी बॉन्ड लेकर आ सकती है, जैसे अभी गाजियाबाद म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड लेकर आई है, समझ रहे हैं आप? लखनऊ म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड लेकर आई थी अपने, पुणे और बेंगलुरु म्युनिसिपैलिटीज ने भी बॉन्ड निकाले हैं जनता से पैसा उधार लेने के लिए। तो बस इतनी सी बात है कि बैंक जो लोन ले रहा है, जो डेट जो उधार ले रहा है, पैसा लोन ले रहा है, राइट। पहली बात तो जो पैसा उधार ले रहा है उसके अंदर कुछ परसेंटेज पैसा आप लोन ले सकते हो बैंक से, और कुछ डिवेंचर इशू कर सकते हो। फर्क दोनों में कुछ खास नहीं है, बस बैंक से लोन लेना बैंक से लोन लेने की तरह है, जिसमें बैंक सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कराती है, और बॉन्ड पे उधार लेना, एक बॉन्ड पे उधार लेना, बॉन्ड पे उधार लेना एक इंडिविजुअल से, व्यक्ति से अपनी कंपनी के लिए उधार लेने के बराबर है। ज्यादा कुछ फर्क थोड़ी ना।
तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि पूरा मार्केट खुला है हमारे पास, चाहे शेयर बेचें चाहे डेट लें, उधार लें। जोमेटो का भी आईपीओ आया, आपने देखा होगा, बहुत फेमस रहा जोमेटो आईपीओ। उसके अंदर कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में सेल करी, लाखों करोड़ रुपए कमाए, राइट। क्योंकि कंपनी ने अपना शेयर पब्लिक को सेल आउट किया। उधार भी लिया जा सकता था। उधार लेने का नुकसान यह है कि उधार का प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं होता। तो मान लो किसी साल आपके पास प्रॉफिट है ही नहीं, आपके पास पैसे है ही नहीं, फिर भी आपको कहीं से अरेंज करके बैंक को उसकी किस्त चुकानी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? कहीं से भी बैंक को उसकी किस्त चुकानी पड़ेगी। प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा, राइट। प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट से काट के, कुछ भी है, कहीं से कहीं ना कहीं से पैसा देना पड़ेगा। शेयर के अंदर तो प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ता है, डेट के अंदर सिर्फ पेमेंट करनी पड़ती है, जो भी किस्त है उसकी फिक्स्ड अमाउंट है मतलब। और जिस साल प्रॉफिट नहीं होता उस साल दिक्कत हो जाती है। जिस साल प्रॉफिट नहीं होगा उस साल शेयर होल्डर्स को भी जीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा उस साल, सिंपली जीरो मिलेगा, राइट। सर जो बहुत अच्छे से चल रही हैं कंपनीज, उन्हें शेयर या बॉन्ड देने की क्या जरूरत है? यार ग्रोथ कौन नहीं चाहता? एक बात बताओ, आप नया प्रोजेक्ट, आप बिजनेस कर रहे हो, एक ही प्रोजेक्ट जिंदगी में चलाओगे। मान लो हमने 100 करोड़ की कंपनी बना ली और आगे नहीं जाना चाहोगे? वहीं रुक जाओगे? हाँ या ना? हाँ या ना? वहीं रुक जाओगे और आगे जाने की कोशिश करोगे और बड़ी कंपनी बनना चाहोगे? नहीं बनना चाहोगे? बनना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है यार। इसलिए जो कंपनी पहले से ही सक्सेसफुल है वो शेयर और बॉन्ड इशू करती है, ऑब्वियसली, है ना? इतना सिंपल सा फंडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी बहाने आपको डेट और इक्विटी के बीच का फर्क आ गया समझ। डेट के मतलब अंदर उधार लिया जाता है, इक्विटी के अंदर कंपनी का मालिकाना हक बेचा जाता है, कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं, बदले में प्रॉफिट, फ्यूचर के प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। अब देखो शेयर मार्केट में भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। दो कॉन्सेप्ट आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब यह है कि कभी भी कोई कंपनी का शेयर आता है ना, तो वो पहले आईपीओ के फॉर्म में आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आप इतना सा समझ लीजिए, एक लिस्ट है, इस लिस्ट में कंपनी का एक बार नाम चढ़ जाएगा, उसके बाद कंपनी के शेयर आराम से मार्केट में बिक पाएंगे। तो पहली बार नाम चढ़ाना होता है, एक बार नाम चढ़ा दिया, उसके बाद जैसे स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना है, पहली बार रजिस्टर में नाम देना होता है, एक बार नाम दे दिया, फिर वो बच्चा स्कूल का स्टूडेंट बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे ही आईपीओ है, आईपीओ भी कुछ इसी प्रकार होता है। आईपीओ के अंदर आपको देखने मिलेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर, आईपीओ के अंदर, कि किसी भी तरीके से कंपनी के शेयर लिस्ट हो जाए अगर स्टॉक मार्केट पे, प्राइमरी मार्केट पे, प्राथमिक बाजार में, तो पहली बार मार्केट के अंदर बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जोमेटो का भी आईपीओ आया। मान लो मैंने 100 शेयर खरीद लिए, शेयर की कीमत जब खरीदा था मैंने 80 रुपये था। अब मार्केट में होगी स्पेकुलेशन, मोल भाव, यार जोमेटो तो बड़ी अच्छी कंपनी है, फ्यूचर में बहुत ग्रोथ कर सकती है, अभी शेयर लेकर रख लूंगा, 10 साल के बाद आज 80 का है, 10 साल बाद 800 का हो जाएगा। हम लोग ये सोच के कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। हम ये सोच के कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए जब आप किसी भी कंपनी में ऐसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको देखने मिलता है कि आपका फ्यूचर ग्रोथ उस कंपनी की ग्रोथ पर टिका है। मान लो कंपनी का शेयर ठीक ठाक जा रहा है, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आगे आप उसे सेल करना चाहो, बेचना चाहो कहीं पे, मान लो शेयर खरीदा था आपने बहुत सारे, घर में कोई शादी आ गई, त्योहार आ गया, फंक्शन आ गया, आपको पैसे चाहिए, तो मार्केट में कहीं तो आपके शेयर बिकने चाहिए। वो बिकते हैं सेकेंडरी मार्केट पे, द्वितीय बाजार, जिसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं या शेयर मार्केट कहते हैं। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कहते हैं इसको हम, ऑलराइट। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कहते हैं। इस स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में आपका पहले से इशू किया गया शेयर बिक सकता है। जैसे मान लो जोमेटो का मैंने शेयर खरीदा, 5 साल रखा, 5 साल के बाद बेचने का मन हो रहा है, पैसे की जरूरत है, मैं सेकेंडरी मार्केट में बेच सकता हूँ। सेकेंडरी मार्केट में पहले किसी को भी बेचूंगा, वो फिर आगे किसी को भी बेचता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। किसी भी प्राइस पे बिकता रहे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आई विल नॉट बी दी ओनर ऑफ द शेयर एनीमोर। तो इन्वेस्टर्स को इस तरीके से लिक्विडिटी मिल जाती है, तरलता मिल जाती है। जो कागज का टुकड़ा उनके हाथ में था, मार्केट में बेचने के बाद कैश में कन्वर्ट हो पाता है। स्टॉक्स भी शेयर की तरह होते, अरे स्टॉक ही तो शेयर होता है, स्टॉक और शेयर में कोई फर्क नहीं है, स्टॉक और शेयर में कोई फर्क नहीं है, ओके, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सारे एक ही शब्द है। पर अब देखो, अगर हमें बिजनेस को ना, मैंने क्या बताया था, मैंने बिजनेस खोला है जहां पे मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए, 60 करोड़ चाहिए मशीन खरीदने के लिए, 40 करोड़ चाहिए डे टू डे खर्चे का। अब डे टू डे खर्चा मैं पूरा कर सकता हूँ मनी मार्केट से, जहां पे 1 साल या उससे कम के लिए पैसा उधार पे लिया जाता है, और 60 करोड़ में डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन से पूरा करूंगा। अब मनी मार्केट में क्या होता है समझते हैं।
मनी मार्केट एक ऐसा बाजार है जहाँ पे 1 साल या उससे कम की मैच्योरिटी पीरियड के लिए पैसा उधार लिया जाता है, 360 डेज और लेस, राइट। नाम है इसका मनी मार्केट, पर यहाँ पे कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, राइट। कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, जिन्हें कमर्शियल बिल भी कहा जाता है। कब कहा जाता है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। प्रॉमिसरी नोट, कमर्शियल पेपर, टी बिल्स, ये कुछ प्रकार हैं आपके, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके मनी मार्केट के, कुछ इंस्ट्रूमेंट है आपके मनी मार्केट के। दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी। पैसे के ये बहुत खास सब्सटीट्यूट है, पर पैसा नहीं है। सब्सटीट्यूट मतलब जैसे पैसे को उधार पे ले सकते हो, तो मुझे बोलो भैया 5,000 रुपये चाहिए, मैं तुम्हें गांधी जी के नोट वाले 5,000 नोट पे दे दूंगा। बट अगर कोई कंपनी पैसा उधार पे लेती है तो वो नोट नहीं ले रही है, वो ये इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर रही है, जिसमें आपका कमर्शियल बिल आ गया, प्रॉमिसरी नोट आ गया, एंड इट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ मनी। इट इज अ वेरी क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी एंड वेरी इजीली कन्वर्टेड इनटू मनी, जिससे कोई भी कोई भी बिजनेस सरकार से, किसी और संस्था से अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए पैसा उधार पे ले सकती है। अब मनी मार्केट जो है, इसमें कुछ गलत गतिविधि ना हो, इसको कौन रोकता है? आरबीआई। मनी मार्केट जो कि एक शॉर्ट टर्म मार्केट है, जिसमें एक्चुअली कैश उधार में नहीं दिया जा रहा, कुछ इंस्ट्रूमेंट है। वो कौन से हैं अभी हम पढ़ने वाले हैं उनको। उन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप पैसा उधार में ले सकते हो, पर सीधा पैसा नहीं लेते आप मनी, सिमिलर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, मनी के जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू पैसा उधार पे ले सकते हो। वो क्या है अब हम पढ़ने वाले हैं। उसे पढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इंडिया के मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। मनी मार्केट में कई सारे बैंक्स होते हैं, जैसे कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा आपका कोई भी सरकारी, प्राइवेट, कोई भी बैंक, सारे बैंक्स आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स भी आते हैं। भारत के अंदर 1500 के करीब, 1550 के करीब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, 96,000 के करीब रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, ये भी इशू कर सकते हैं। और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एलआईसी, यूटीआई, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकता है। आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये आपका मनी मार्केट का पूरा ख्याल रखता है, पूरी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने की कोशिश करता है किसी भी प्रकार का कोई रूल रेगुलेशन ना तोड़ा जाए, किसी तरीके का कानून का कोई उल्लंघन ना हो। पूरी जिम्मेदारी यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, सीधी सी बात है। और सर मनी मार्केट, नाम से मार्केट सुन के मत सोचना कि दिल्ली में है, मुंबई में है, कानपुर में है, ऐसे किसी, देखो मैं मानता हूँ कई सारे सेंटर होते हैं, मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई, 3 फेमस सेंटर है, पर ये किसी ज्योग्राफी में नहीं बसे होते। मैं जाके चाहे तो चेन्नई की मार्केट से, कलकत्ता की मार्केट से पैसा उधार ले सकता हूँ, मैं कहीं से भी ले सकता हूँ, बटे नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि मुंबई से कहूँ तो मुंबई की ही मार्केट से उधार लूंगा, कहीं और से नहीं ले सकता। नो, दे आर इंडिपेंडेंट मार्केट्स, राइट, ऑलराइट। तो इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड, इंटरडिपेंडेंट मार्केट्स हैं, इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट मार्केट्स हैं जो कि मनी मार्केट के अंदर आती है। मनी मार्केट के अंदर आपको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज 1 साल या उससे कम के टाइम पीरियड के लिए देखती है, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म फंड्स कुछ समय के लिए वो आपका इंतजाम होता है। भारत में ना ट्रेडिशनल मनी मार्केट 2 तरीके से रहा है। ऑर्गेनाइज्ड, जो बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा चलाया जाता है, और दूसरी तरफ अनऑर्गेनाइज्ड, जिसके अंदर बड़े बड़े साहूकार, बैंक, इंडियन बैंकर्स होते हैं। अनऑर्गेनाइज का मतलब है आप जाके गिरवी रख लेते हो अपना सोना, हीरे, हार, जो भी है, गिरवी रख देते हो किसी लाला के पास और पैसा उधार पे ले लेते हो, तो वो गया अनऑर्गेनाइज मार्केट, असंगठित। और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइज का मतलब है बाकायदा एक प्रॉपर बैंक के द्वारा, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा आप मनी बोरो कर रहे हो। अब इंडिया के अंदर पहला हो गया आपका कॉल मनी मार्केट। देखो, कॉल मनी मार्केट का मतलब है कि यहाँ पे 1 दिन का लोन होता है, 1 डे लोन होता है, 1 डे लोन होता है। 1 डे लोन को कॉल मनी कहते हैं। 1 दिन का पैसा उधार ले सकते हो। 1 दिन का पैसा कौन उधार लेता है यार? बैंक्स करते हैं ऐसा। बैंक्स के पास ऐसा होता है, कई बार रातों रात लिक्विडिटी, तरलता खत्म हो जाती है। बैंक जब शाम को एक बार कैलकुलेशन करता है, देखता है बैंक, पता चलता है बैंक को कि अगले दिन जितना आरबीआई ने एक्स अमाउंट रखने बोला है उतना नहीं है, तो बैंक को रातों रात इकट्ठा करना पड़ता है पैसा। या अगले दिन बैंक को अगर कोई पेमेंट करनी है बहुत हैवी, तो बैंक पहले ही अरेंज करके रखता है, कॉल मनी मार्केट से पैसा अरेंज कर लेता है। तो बैंक आपके मेजर कॉल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि आपका इस मार्केट में जुड़े हुए होते हैं। 1 दिन के लिए पैसा दिया जाता है। अच्छा, लोन मैक्सिमम यहाँ पे 14 दिन तक, अप टू 14 डेज तक दिया जा सकता है। उसको हम नोटिस मनी मार्केट कहते हैं। 14 दिन तक मैक्सिमम रखा जा सकता है, उसे हम नोटिस मनी मार्केट कहते हैं। नोटिस मनी मार्केट। बैंक्स आपके कॉल मनी मार्केट के अंदर काम करते हैं, नोटिस मनी मार्केट का फायदा लेते हैं। इनके अंदर 1 दिन का इंटरेस्ट लिया जाता है, और वो इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है किसी भी बेंचमार्क, किसी भी इंटरेस्ट के तय करने के तरीके के हिसाब से। जैसे कि माइबॉर, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, पहले लाइबॉर होता था, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, पर हम माइबॉर देखते हैं। और अब इसको भी और आधुनिक करने की कोशिश कर रहे हैं, और बेहतर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेकर आना चाह रहे हैं इन ब्याज दरों के अंदर, इंटरेस्ट रेट के अंदर, ताकि हमारे देश के अंदर लोगों को इन इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से बैंक्स को तरलता या लिक्विडिटी मिल सके। तो 1 दिन का लोन कॉल मनी,
14 दिन तक का लोन, नोटिस मनी मार्केट, राइट, ये बात याद रखिएगा। दूसरा कमर्शियल बिल। अब कमर्शियल बिल का मतलब समझो, एक बिजनेस है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड ने इस बिजनेस से कुछ खरीदा, ए से मान लो इन्होंने खिलौने खरीदे या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक खरीदा मान लो। अब बी को बदले में ए को पेमेंट देनी चाहिए, पैसा देना चाहिए, पर बी के पास तुरंत पैसा है नहीं, तो बी कहेगा भाई मैं कागज का टुकड़ा लिख के दे रहा हूँ, इसमें कह रहा हूँ कि मैं 90 दिन बाद तेरे को पेमेंट चुका दूंगा, तेरी 1 लाख रुपए की पेमेंट है, 5% ब्याज के साथ 90 दिन के बाद चुका दूंगा, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है बी के द्वारा ए को, और एक रिटर्न लेटर दे रहा है, एक ऋण पत्र दे रहा है। उस कागज के टुकड़े को कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, इस कागज के टुकड़े को कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। अब ए कहेगा कि यार मुझे तो तुरंत पैसे की जरूरत है, 90 दिन के अंदर ये पेमेंट करेगा, 90 डेज तक वेट करना पड़ेगा, तो ए क्या करेगा, ए बैंक के पास जाएगा, किसी बैंक के पास जा सकता है, सरकारी प्राइवेट किसी पे भी जा सकता है, और जाके बोलेगा कि देखो ये मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो ट्रेड बिल भी कहा जाता है, जो बी ने इशू किया है, इस पर्टिकुलर डेट का, इतने पर्टिकुलर रुपये का, इतने पर्टिकुलर ब्याज दिया है, इसके अंदर आप 1 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले मुझे 97,000 देते हैं, और उससे आप कितना भी वसूलते रहे, वो चुकाएगा 1 लाख रुपए, ऊपर से ब्याज भी चुकाएगा, तो बैंक के लिए तो रिकवरी हो जाएगी। तो ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज का जब व्यापार होता है, ट्रेड होते हैं, तो उन्हें कमर्शियल बिल कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा, उन्हें कमर्शियल बिल कहा जाता है, राइट, ये बात याद रखिएगा। कमर्शियल बिल का मतलब है कोई भी ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें बैंक डिस्काउंट कर देता है उसे, या रीडिस्काउंट कर देता है उसे, राइट, रीडिस्काउंट कर देता है, राइट। तो आपको देखने मिलेगा कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज कमर्शियल बिल कहा जाता है। रीडिस्काउंटिंग आरबीआई के द्वारा किया जाता है, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से बैंकों के द्वारा किया जाता है, और ये बैंक रेट पर किया जाता है। 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन के ऐसे 3 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, ऑलराइट। तो ये पूरी कहानी है। नेक्स्ट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अंदर आपको देखने मिलेगा कि एक सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है, एक सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है जिसमें या तो टाइम पीरियड आपका 7 दिन से लेकर 1 साल का है, या तो आपका 1 ईयर से 3 ईयर है। अगर 7 दिन से 365 दिन का है मैच्योरिटी, राइट, ओके, तो ये बैंक के द्वारा इशू किया जाएगा। 1 से 3 साल का कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, कोई भी इशू कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी उधारी लिया जा रहा है पैसा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अंदर एक कागज का सर्टिफिकेट इशू करके ए बी से उधार ले रहा है, ए बी से उधार ले रहा है, बी ने ए को दिया 950 रुपीज, ए ने बोला कुछ टाइम बाद पूरे 1000 रुपये वापस ले लियो, और ये कागज में लिख के दिया, उसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में पूरा 1000 रुपये लिखा होगा कि 1000 रुपये वापस आएगा, और दिया इसने 950 रुपीज़ है, क्योंकि बीच का जो है वो इसकी अर्निंग हो गई। ये बहुत आसानी से ट्रांसफरेबल होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, 1-1 लाख रुपए के मल्टीपल में, मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ऐसे मल्टीपल में आप इसे इशू कर सकते हो। इसमें रिटर्न होता है 1000 और 950, मतलब इशू प्राइस और फेस वैल्यू, इन दोनों के बीच का अमाउंट। काफ़ी एफडी जैसे फिक्स डिपॉजिट जैसे लगते हैं ये, बस ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, और इनको 1000 रुपये का अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इशू किया है 950 के अंदर या डिस्काउंट के अंदर किया जाएगा, आरबीआई की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए। शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये बात याद रखिएगा, और ये डिजिटली इशू करे जाते हैं आजकल। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमने देख लिया, कमर्शियल बिल हमने देख लिया, कॉल मनी मार्केट हमने देख लिया। अगला है कमर्शियल पेपर। माल्या जी जैसी कंपनी, रिलायंस, विजय माल्या जी की कंपनी हो गई, किंगफिशर, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई। कमर्शियल पेपर प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनियां इशू करती हैं। एक तरीके का पी नोट है, प्रॉमिसरी नोट है, उधार मांगने का एक कागज का टुकड़ा है, प्रॉमिसरी नोट है, जिसमें पैसा उधार मांगा जा रहा है कि हमें थोड़ा सा पैसा चाहिए, हम प्रॉमिस करते हैं, गारंटी करते हैं आपका पैसा थोड़े टाइम के अंदर इतने ब्याज के साथ वापस कर देंगे। अब ये 15 दिन के भी हो सकते हैं मिनिमम, या 1 साल के 365 दिन के मैक्सिमम। ये भी डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, कि मतलब टाटा लिमिटेड ने आपको पी नोट अपना ये कमर्शियल पेपर बेचा 9,50,000 का, और मैच्योरिटी पे आपको पे करेगा 10 लाख रुपए, 50,000 आपका रिटर्न हो गया एक तरीके से, राइट। बहुत सारी कंपनीज, फेमस कंपनीज, इनके कमर्शियल पेपर खरीदने के लिए लोग उतारू रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। किंगफिशर जैसी कंपनी है जो बहुत हाई रिस्क की कंपनी है, जितना ज्यादा रिस्क होता है कंपनियों का, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, सॉरी नॉट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीपी, उतने ही कम अमाउंट पे इंटरेस्ट पे इशू किया, उतने ही कम अमाउंट पे इशू किया जाता है। ये अभी 9 लाख दिखेगा आपको, मतलब 1 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा है जो किंगफिशर का कमर्शियल पेपर खरीद रहे हैं, क्योंकि बहुत रिस्की है, कोई गारंटी नहीं है पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, इट इज़ वेरी रिस्की, कोई गारंटी नहीं है पैसा वापस आएगा भी नहीं आएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसानी से खरीदे बेचे जा सकते हैं। ये किसी भी कंपनी की वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म नीड्स, उनकी ज़रूरतों के लिए शुरू किए जाते हैं, फुलफिल किए जाते हैं, राइट। यहाँ पे आपका मनी मार्केट खत्म है। मनी मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है
कमेंट बॉक्स में पूछिए। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है तो आरबीआई रेगुलेट करता है, जिसमें कई सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म नेचर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं 1 साल से कम के लिए। मनी मार्केट में बहुत सारे खरीदार और बिचौलिए दोनों ही हैं। इसके अलावा मनी मार्केट में कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होती, कैश जैसी और चीज़ों में ट्रांजैक्शन होती है। मनी मार्केट के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल्स का मतलब है सरकार के द्वारा इशू किए गए सर्टिफिकेट्स, जो देखने में पैसे की तरह लगते हैं। देयर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी। ओके, ये आता है मनी मार्केट के अंदर। मनी मार्केट के मैंने आपको बता दिया कौन से इंटरमीडियरी होते हैं, फीचर्स क्या है, कौन से इंस्ट्रूमेंट है। कोई क्वेश्चन किसी का रह गया है पूछिए, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, तब तक आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, आगे चलते हैं। मनी मार्केट हमने देख लिया सारा। अब हम देखने जा रहे हैं कैपिटल मार्केट। शुरुआत में ही इसके दर्शन करा दिए थे मैंने। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। कैपिटल मार्केट में आपको 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट देखने मिलते हैं, डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट। डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट। डेट मार्केट में आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। अब क्या है ये देखते हैं। डेट मार्केट में एक कंपनी ए आपके पास आएगी, कहेगी भाई जी पैसा चाहिए, आप मुझे अभी पैसा दे दो, मैं आपको उसके बदले ब्याज दूंगा। आप उसे 1 लाख रुपए दे दोगे या कोई भी अमाउंट दे दोगे, एक कागज के टुकड़े पर लिख के दे दिया जाएगा कि आपने इतना पैसा, ए ने इतना पैसा आपसे उधार लिया है, आपको इतने परसेंटेज ब्याज से इतने टाइम पर रेगुलर बेसिस पर पेमेंट कर दी जाएगी। ये आता है आपका डेट मार्केट में। सरकार भी उधार करती है पैसा, सब उधार लेते हैं। कोई भी कंपनी हो, कोई सरकारी संस्थान हो, सबको उधार की जरूरत है, सबको चाहिए पैसा उधार पे। तो आपको हर तरफ, हर जगह डेट इंस्ट्रूमेंट देखते मिलेंगे, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे म्यूनसिपैलिटी क्यों ना हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, कोई भी हो, हर जगह ही आपको देखने मिलते हैं। ये बात याद रखिएगा, किसी एक जगह नहीं, हर जगह ही आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट देखने मिलते हैं। चलिए, इसी दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकार के द्वारा भी प्रतिभूति इशू की जाती है। सरकार अगर शॉर्ट टर्म नेचर की करती है, मतलब 1 साल या उससे कम की प्रतिभूतियां, तो उन्हें कहा जाता है, शॉर्ट टर्म वाली सिक्योरिटीज को कहा जाता है टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। लॉन्ग टर्म नेचर के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं। डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं, ऑलराइट, जिनको जीसेक भी कहते हैं, गिल्ट एज भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, आईआईबी। अब ये क्या है? आरबीआई को एक बात समझ आई कि हमारे देश में महंगाई बढ़ती रहती है, देश में महंगाई बढ़ती जाती है। जो दाम आज हैं वस्तुओं के, आने वाले टाइम में सेम तो रहेंगे नहीं, समय समय पर महंगाई बढ़ती रहेगी। और बढ़ती महंगाई से जूझने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस दर से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस दर पे ही कुछ परसेंटेज और पैसा प्राप्त कर लो। मान लो आज 5% इन्फ्लेशन है, प्लस 4% अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका सारा खर्चा निकल जाएगा। अगर 6% इन्फ्लेशन है तो 6% प्लस 4% गारंटीड। अगर मात्र 2% इन्फ्लेशन है तो 4% उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। अगर 0% भी इन्फ्लेशन है तो 4% तो रिटर्न मिल ही रहा है ना। तो इन्फ्लेशन, उस, आप ये समझिए, इन्फ्लेशन, महंगाई एक ऐसा सांप है, सांप कह सकता हूँ, स्नेक कह सकता हूँ, जो अपने सामने जो दिख रहा है खाया जा रहा है। सांप इतना लंबा है और आप सांप के साथ भाग रहे हो तो आपको खा जाएगा। आपको सांप से आगे भागना है ताकि आप बच सको। तो सांप से बचने के लिए एक डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। इन्फ्लेशन भी ऐसा ही है, महंगाई भी ऐसी है। कहते हैं ना, महंगाई मार गई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाए तो आपको महंगाई से कुछ परसेंट आगे रहना है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, आईआईपी, इसके अंदर सरकार पैसा उधार पे तो ले रही है तुमसे, पर ये कह रही है जैसे जैसे जो भी इन्फ्लेशन रहेगा उतना परसेंट तो तुम्हें पैसा मिलेगा, उसके ऊपर 2%, 1.5% जो भी टर्म कंडीशन है वो दिया जाएगा। इन्फ्लेशन के टॉपिक में हमने पढ़ा है WPI, CPI,
दोनों जो है आपके इन्फ्लेशन ढूंढने के मेथड WPI CPI, ये दोनों मेथड, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये दोनों दोनों इंडेक्स मेथड के हिसाब से इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इशू हो सकते हैं, सरकार के द्वारा इशू किए जाते हैं। इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन होता है। इंडेक्सेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन जितना रहेगा उतना X% तो मिलेगा, उसके ऊपर रिटर्न Y% भी मिलेगा, ताकि तुम्हारा Y% गारंटीड रहे। महंगाई कितनी भी हो, तुम्हारे को महंगाई का नुकसान ना उठाना पड़े। कई लोग, बूढ़े लोग क्या करते हैं, अपने पूरे जीवन भर का पैसा FD में डाल देते हैं। FD का इंटरेस्ट चल रहा है 6%, बीच में महंगाई हो गई थी 6.7%। इसका मतलब ये था कि वो पैसा कमा नहीं रहे हैं, गंवा रहे हैं। ब्याज मिल रहा है 6% और महंगाई है 6.7%। महंगाई के साथ साथ ब्याज तो बढ़ नहीं रहा, ब्याज तो उतना ही है, फिक्स डिपॉजिट में FD में उतना ही रहता है। तो यही बात मेरी मुद्दे की यही है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के माध्यम से आप बच सकते हो इस बड़ी समस्या से, महंगाई जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति। तीसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर, कॉर्पोरेट बॉन्ड पहली बात तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं जो कि कंपनीज के द्वारा इशू किए जाते हैं। ये आपके दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं दोस्तों। सेबी इनको रेगुलेट करती है। कंपनी जब भी बॉन्ड इशू करती है, सेबी के पास सारा इन्फॉर्मेशन पास ऑन होता है, तो एक ग्राहकों को बेवकूफ ना बनाया जाए। सहारा स्कैम याद है? सहारा स्कैम में पैसा उधार पे लिया था, सेबी को जानकारी दी नहीं थी, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से किया नहीं गया था, सहारा के मालिक के ऊपर केस हो गया था। डिबेंचर्स ये भी उधार पत्र ही हैं, ऋण पत्र ही हैं, कागज के टुकड़े हैं। बॉन्ड्स के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं डिबेंचर से कई बार कम होते हैं। डिबेंचर पे ब्याज ज्यादा होता है, कंपनियों के द्वारा ज्यादा इशू किया जाता है। बॉन्ड्स को ज्यादा सिक्योर्ड माना जाता है, ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। कभी कभी कंपनी का दिवालिया निकल गया तो जो बॉन्ड होल्डर हैं, बॉन्ड धारक है, उनको उनका पैसा पहले सबसे वापस मिलेगा। इसलिए इनको सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है, इसलिए इनको सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है। ये बात याद रखिएगा, सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, इसके आगे, इसके बाद आपको इतनी सी बात समझनी है कि बॉन्ड के ऊपर रेगुलर बेसिस पर लोगों को ब्याज मिलता है, इसलिए लोग खरीद के रखते हैं बॉन्ड। डिवेंचर थोड़ा रिस्की होता है, कंपनियों के द्वारा इशू किया जाता है, थोड़ा रिस्की होता है। इक्विटी मार्केट में IPO का मतलब बता दिया। FPO मतलब पहली बार जब कंपनी का शेयर इशू करते हो उसे IPO कहते हैं। बार बार, जितनी भी बार, हर बार आप इशू करते हो उसे हम FPO कहते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, FPO। अब शेयर जब भी आप इशू करते हो तो अपनी कंपनी का प्रॉफिट का परसेंटेज बेच रहे हो। अगर कंपनी का प्रॉफिट का परसेंटेज बेच रहे हो तो फ्यूचर के प्रॉफिट्स भी दूसरे, भविष्य में जो आपका मुनाफा है वो भी दूसरी पार्टी को मिलेगा। तो पहली बार कंपनी का शेयर जब लिस्ट होता है उसे IPO कहते हैं, अगली बार, बार बार, जितनी बार भी होगा उसे FPO कहेंगे। कंपनी के शेयर जब ऑनलाइन खुलेआम सबको बेचे जाते हैं ऑफर फॉर सेल के तहत, इसमें IPO FPO के अलावा ऑनलाइन प्रोसेस की जाती है 1 से 2 दिन की, सस्ते दर पे शेयर इशू करे जाते हैं, तो उसे ऑफर फॉर सेल कहते हैं। और आखिरी प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट एक बंद दरवाजे के पीछे बैठक होती है, बड़े बड़े बैंकर्स, बड़े बड़े कंपनी के ओनर्स के साथ, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, अंडर राइटर्स के साथ। अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं जो गारंटी लेते हैं कि आप अपना 20% शेयर हमें बेच दो, हम बिकवाएंगे मार्केट में, नहीं बिकवा पाए तो खुद खरीद के रखेंगे, तुम्हारी टेंशन खत्म। ये भी बिचौलिए ही एक तरीके से, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, बंद दरवाजे के पीछे ही सौदे हो जाते हैं। इसमें इतनी पारदर्शिता नहीं होती। ऑफर फॉर सेल में काफी पारदर्शिता होती है। कई कंपनी ऑफर फॉर सेल लेकर आती है जिनको जनता से उधार लेना होता है पैसा, राइट। प्राइवेट प्लेसमेंट मैंने बता दिया। प्राइवेट प्लेसमेंट में भी 2 तरीके हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, जैसे ICICI को बेच दिया, या कोई बैंक के अलावा कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, कोई मर्चेंट बैंकर है, कोई बड़ा इन्वेस्टर है। उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी शेयर का एक प्रजाति है, एक प्रकार है, इक्विटी शेयर जैसे है। इक्विटी शेयर में आप मालिकाना हक मिलता है फ्यूचर प्रॉफिट्स का। प्रेफरेंस शेयर में बस ये फर्क है कि इक्विटी से पहले इनको प्रेफरेंस दी जाती है, इनको वरीयता दी जाती है। पहले प्रेफरेंस, अगर देखो कंपनी बर्बाद हो गई तो पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को उनका पैसा मिलेगा, तो सबसे पहले तो बॉन्ड होल्डर्स को उनका पैसा मिलेगा जिन्होंने उधार में दिया हुआ पैसा कंपनी को, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, आखिरी में इक्विटी शेयर होल्डर्स को। जो कुछ बचा कुचा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बटेगा। सबसे सेफ बॉन्ड्स है, बॉन्ड से थोड़ा कम सेफ होते हैं डिबेंचर्स। फिर आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स परसेंटेज में पैसा दिया जाता है। फिर आते हैं आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स कहीं पे अगर प्राइमरी मार्केट अवेलेबल है तो सेकेंडरी क्यों अवेलेबल होती है? क्योंकि शेयर खरीद लिया तो जिंदगी भर थोड़ा रखना, आगे बेचना चाहते हो किसी को, वो फिर आगे बेचेगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। अच्छा, सेकेंडरी मार्केट नहीं होती तो अटकलबाजी या स्पेकुलेशन नहीं हो पाती। मतलब ये देखियो, ये कहते हैं ना लोग, ये देखियो ये शेयर बहुत आगे जाएगा, लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, उसे अटकलबाजी करते हैं, राइट। कोई कंपनी कभी अपने शेयर मार्केट में इशू कर देती है ना, तो उस कंपनी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता उसके बाद। मान लो रिलायंस ने 51% शेयर मालिकाना हक दे दिया पब्लिक को, आप और मेरे जैसे लोगों को बेच दिया है, अलग अलग लोगों को, करोड़ों लोगों को। अब रिलायंस को क्या फर्क पड़ता है 51% लोगों के शेयर का भाव ऊपर जाए नीचे जाए, क्या हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। IPO इशू कर दिया, IPO में कंपनी प्रॉफिट कमा लेती है, शेयर होल्डर्स प्रॉफिट कमा लेते हैं, फिर मार्केट में कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टर्स अपने पास भी कुछ शेयर रखते हैं। जैसे रतन टाटा जी हैं, रिलायंस के ओनर है, दीपक गोयल ऑफ जोमैटो,
उनके पास खुद की शेयर है, ताकि मार्केट में अगर ऊपर जा रहा है तो उनको भी फायदा हो। तो खून पसीना एक करके मार्केट में शेयर की वैल्यू ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, ये बात याद रखिएगा। और पूरे स्टॉक मार्केट, सारे पूरे सेक्टर का अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी है तो वो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बात याद रखिएगा। कोई अगर बॉडी है तो वो सेबी है दोस्तों, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई थिंक अब आपको क्लियरली आवाज आ रही होगी, बीच में आवाज आनी बंद हो गई थी। आई कम बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक। लास्ट लाइन मैंने बस ये बोला था, इंडिया में अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो वो है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे सेक्टर को रेगुलेट करती है। सेबी को अपनी ताकत कहाँ से मिलती है? कानून से। SCRA 1956, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सारी ताकत सेबी को यहाँ से मिली है। सेबी वैसे तो 1992 से पहले ही बन गई थी, पर 1992 में से एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया, जो आपको याद रखना है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है कानून, किसी भी कानून के तहत बनाई गई संस्था, विधिक संस्था, जो किसी विधि द्वारा स्थापित है, किसी लॉ द्वारा बनाई गई है। सेबी 1992 में सेबी एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, और इसका काम था स्टॉक मार्केट को पूरी तरह रेगुलेट करना, बिजनेस को रेगुलेट करना। और स्टॉक मार्केट में सबसे फेमस, इंडिया की सबसे पुरानी स्टॉक मार्केट है BSE, बल्कि एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक मार्केट है। इसका ओरिजिनल नाम है नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। 1875 में बनाई गई थी, पेड़ के नीचे एक्चुअली। फिर बाद में धीरे धीरे इसका रूपांतरण हुआ, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एक नया कानून आया जिसने ज्यादा शक्ति दी इसको। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका नाम पड़ा, मुंबई में हेडक्वार्टर आया। अब इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, कुछ लोग इसे सेंसेक्स कहते हैं, सेंसिटिव इंडेक्स मतलब सेंसेक्स। 30 कंपनी अलग अलग सेक्टर की, उनके शेयर के प्राइस, मतलब मान लो रिलायंस का 100 है, टाटा का 3500 है, एक और है 68 रुपीज पर। सबसे एक्टिव सिक्योरिटी, सबसे अच्छा ग्रोथ करने वाली सिक्योरिटीज, 30 सेक्टर की 30 कंपनियां, उनकी शेयर की वैल्यू कंबाइन की जाती है, एवरेज लगाई जाती है और इस पर लिस्ट करी जाती है। वही सेंसेक्स की वैल्यू होती है, वही सेंसेक्स की वैल्यू होती है। अगर 30 कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं तो सेंसेक्स भी बढ़ता है औसतन, घटते हैं तो सेंसेक्स भी घटता है औसतन। NSE ये नया है, ये पूरी तरह डिजिटल है, पूरी तरह ऑनलाइन है। 1992 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसको निफ्टी भी कहा जाता है। निफ्टी मतलब NSE 50 सेक्टर्स का है, इसलिए निफ्टी 50 ये कहा जाता है। ये लेटेस्ट है। एक और है OTCI, जो कंपनियां ज्यादा बड़ी नहीं होती, ज्यादा पैसा नहीं होता, 30 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच में कंपनी की पूंजी है, ज्यादा पैसा नहीं है कंपनी के पास, वो भी यहाँ पे अपने शेयर इशू कर सकती है। पर इतने पॉपुलर नहीं होते शेयर, और ज्यादातर लोग इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं, ज्यादातर लोग इनमें इन्वेस्टेड भी नहीं होते। तो छोटी कंपनियां, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, छोटे और मध्यम कंपनियां इसका फायदा नहीं ले पाते। ऐसे ही हमारे देश में सेबी का रोल मैं आपको बता दिया। सेबी का काम है इन्वेस्टर्स की रक्षा करना, स्टॉक मार्केट को पूरी तरह रेगुलेट करना, देखना कुछ गलत गतिविधि तो नहीं हो रही है। और सेबी का काम है जितने भी बिचौलिए हैं, शेयर बेचने वाले या शेयर खरीदने वाले, सबको प्रोटेक्ट करें। शेयर बेचने वाले झूठ बोल के शेयर ना बेचें, गलत जानकारी देकर शेयर ना बेचें, क्योंकि जानकारी लेने वाले मासूम है, उन्हें नहीं पता, तो इसलिए उनका संरक्षण भी किया जाता है। इसलिए सेबी है हमारे देश के अंदर। चलिए, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। थैंक यू। एनी क्वेश्चन, एनीवन? कोई सवाल है आपका? कोई क्वेश्चन प्लीज बताइए। आई एम हेयर फॉर 1 more minute। आई एम हैविंग वाटर। कोई क्वेश्चन है तो आपका सवाल पूछा है।